उन लोगों को सबक सिखाने के बाद आकर्ष घर आ गया था, जहां सभी की नजरें उन दोनों पर ही थीं। घर वापस आने के बाद आकर्ष सबसे पहले उस लड़की के साथ अपनी मां रेवती से मिलने गया। रेवती को थोड़ा झटका लगा जब उसने देखा कि उसका बेटा एक जवान लड़की को घर ले आया है। हालांकि उस लड़की के कपड़े काफी पुराने थे, लेकिन वो उसकी प्राकृतिक सुंदरता को छिपा नहीं पा रहे थे। वो खूबसूरत लड़की पहली नजर में ही रेवती को पसंद आ गई थी। ये मेरी मां है, आकर्ष ने उस लड़की से रेवती का परिचय करवाया। मेरा नाम दिया है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मालकिन, दिया ने रेवती को प्रणाम करते हुए कहा। रेवती से मिलकर उसका सुंदर चेहरा खिल उठा था, जिससे वह और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। रेवती में उसे अपनी मां की झलक दिखाई दे रही थी। आकर्ष, ये सब क्या है? रेवती ने फीकी मुस्कान के साथ आकर्ष की ओर देखते हुए पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा, जो अभी थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर गया था, एक खूबसूरत जवान लड़की के साथ लौट आएगा। मां, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आकर्ष ने जल्दी से अपनी मां को समझाते हुए कहा। उसने रेवती को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो उस लड़की दिया से मिला। उसने कोई भी बात नहीं छिपाई, वो हिस्सा भी जहां उसने आहूजा परिवार के बेटे प्रणव आहूजा और उसके साथियों को सबक सिखाया था। क्या ये वही प्रणव आहूजा है जो पूरे सांची में बदनाम है? यदि तुमने उसे सबक सिखाया है तो कोई बात नहीं। अगर आहूजा परिवार यहां आकर परेशानी पैदा करने की कोशिश भी करता है तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। वो तुम्हें कुछ करना तो दूर छू भी नहीं पाएंगे। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, प्रणव जैसे लड़कों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, रेवती ने शांत स्वर में कहा। अब उसने दिया की ओर देखा। उसकी आंखें मात्र प्रेम से भरी हुई थीं। दिया, क्योंकि तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य अब इस संसार में नहीं बचा है, इसलिए अब से तुम हमारे साथ रह सकती हो। वैसे भी मेरी दासी कल शादी के लिए अपने गांव चली गई थी, इसलिए तुम उसके कमरे में रह सकती हो, रेवती ने दिया की ओर स्नेहपूर्वक देखते हुए कहा। आपका धन्यवाद मालकिन, दिया ने जल्दी से अपना धन्यवाद व्यक्त किया। उसके गुलाबी चेहरे पर उत्साह से भरी एक मुस्कान आ गई थी। मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं, तुम चाहो तो उन्हें रख सकती हो। रेवती ने दिया का हाथ पकड़ा और उसके साथ अपने शयन कक्ष में चली गई। जब दिया रेवती के साथ शयन कक्ष से बाहर आई तो वह सफेद रंग के चमकीले और नए कपड़े पहन चुकी थी। रेवती ने उसे अच्छे से तैयार किया था, जैसे वो उसकी खुद की बेटी हो। उसके लंबे काले बाल अब बंधे हुए थे और उसके सुंदर चेहरे पर एक अलग और आकर्षक चमक थी, जिससे वह किसी खिले हुए कमल की तरह लग रही थी। उसकी भौहें, आंखें, सुंदर नाक और लाल होंठ, सब कुछ बहुत आकर्षक लग रहा था। उसकी कमर इतनी पतली थी कि उसे एक ही हाथ से पकड़ा जा सकता था। उसके कोमल हाथ, लंबे और पतले पैर, उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अप्सरा है जो अभी अभी स्वर्ग से धरती पर उतरी है। दिया, तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो, रेवती ने दिया की प्रशंसा करते हुए कहा। दिया, ये मेरे बचपन के कपड़े हैं, मैं इन्हें कभी पहन नहीं पाई। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इन्हें रख सकती हो। आकर्ष, जो अभी भी शयन कक्ष के बाहर ही खड़ा था, दिया के इस नए रूप को देखने के बाद अपनी नजर उस पर से हटा नहीं पा रहा था। आकर्ष को देख रेवती ने हल्का मुस्कुराते हुए दिया से कहा, देखो, मैंने तुम्हें केवल थोड़ा सा तैयार किया है, पर किसी की नजर तुमसे हट ही नहीं पा रही है। लगता है कोई तुम्हें पसंद करने लगा है। अपनी मां के शब्दों के कारण आकर्ष को थोड़ी असहजता महसूस हुई और उसने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। दिया की सुंदरता ने वास्तव में उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। अपने पिछले जीवन में आकर्ष कई महिलाओं से मिला था। वे महिलाएं सुंदर जरूर थीं, लेकिन उनमें दिया जैसी सरलता और विनम्रता का अभाव था। उनकी तुलना दिया से नहीं की जा सकती थी। मालकिन, मैं तो मात्र एक दासी हूं, ऐसे सुंदर कपड़े पहनना मेरे लिए ठीक नहीं है। रेवती ने जो प्रशंसा के शब्द उसके लिए कहे थे, उन्हें सुनकर उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। रेवती ने अपनी हंसी छुपाते हुए दिया से कहा, किसने कहा कि तुम एक दासी हो? अगर मैं तुम्हें अपनी दासी बनाना भी चाहूं तो मुझे डर है कि कोई मुझे ऐसा करने नहीं देगा। आकर्ष अवाक रह गया। शुरू से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था, फिर भी उसकी मां का निशाना बार बार वो ही बन रहा था। वहीं रेवती की बात सुनकर दिया का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया था।
हालांकि रेवती और आकर्ष ने दिया को दासी के रूप में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन दिया अपने आप को उनकी दासी मान चुकी थी, इसीलिए घर के काम में वो रेवती की मदद करने लगी। आकर्ष और रेवती ने उसे अपनी दासी न बनाकर पहले ही उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था। अब रेवती ने उसे उनके घर में रहने की अनुमति भी दे दी थी। यदि वह उनके एहसान चुकाने के लिए कुछ नहीं करती तो उसके दिल को शांति नहीं मिलती। दयालु, समझदार और बुद्धिमान होने के कारण दिया जल्द ही रेवती और आकर्ष के साथ घुल मिल गई और उनके छोटे से परिवार का हिस्सा बन गई। इधर आहूजा परिवार के महल में एक अधेड़ उम्र का आदमी महल के आंगन में खड़ा था और बार बार पास के शयनकक्ष की ओर देख रहा था। अचानक शयनकक्ष का दरवाजा खुला और अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। आचार्य सूर्यकांत, मेरे बेटे की हालत अब कैसी है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। श्रीकांत, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे बेटे को मारा है वह बेहद निर्दयी है। तुम्हारे बेटे की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है। 9वें स्तर की सुवर्ण क्षति गोली लेने के बाद भी उसके ठीक होने के कोई संकेत नहीं है। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं, मुझे क्षमा करे। आचार्य सूर्यकांत ने सिर हिलाते हुए आह भरी। क्या? अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। आचार्य सूर्यकांत, जो कि एक 9वें स्तर के वैद्य थे और उन्हें आमंत्रित करने के लिए उनके आहूजा परिवार ने एक मोटी रकम चुकाई थी, वो भी उसके बेटे का उपचार करने में असमर्थ थे। क्या इसका मतलब यह है कि उसका बेटा हमेशा के लिए अपंग हो गया है? वो जीवन भर बिस्तर पर ही पड़ा रहेगा? श्रीकांत। ठीक इसी समय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अंदर आया और उसने श्रीकांत को एक बक्सा दिया। यह 8वें स्तर की सुवर्ण क्षति गोली है, जल्दी से इसे तुम्हारे बेटे को दो। क्या पता इससे उसके घाव जल्दी भर जाए। कुल प्रमुख। श्रीकांत ने हैरानी से आहूजा परिवार के कुल प्रमुख की ओर देखा। पहले वो भी कुल प्रमुख से 8वें स्तर की स्वर्ण क्षति गोली मांगना चाहता था, पर वो यह भी जानता था कि आहूजा परिवार के पास केवल एक ही 8वें स्तर की सुवर्ण क्षति गोली है, इसलिए उसने कुल प्रमुख से गोली नहीं मांगी। लेकिन अब कुल प्रमुख सामने से उसे सुवर्ण क्षति गोली दे रहे हैं तो वह खुद को उत्साहित होने से रोक नहीं सका। श्रीकांत, अगर मेरा बेटा परेशानी पैदा नहीं करता तो तुम्हारा बेटा घायल नहीं होता। मैं इस घटना के लिए माफी मांगता हूं। जहां तक मेरे बेटे की बात है, मैं निश्चित रूप से उसे कड़ी सजा दूंगा। आहूजा परिवार के कुल प्रमुख अभय आहूजा ने शर्म और अफसोस व्यक्त करते हुए श्रीकांत से कहा। कुल प्रमुख? अभय की बात सुनकर श्रीकांत का गुस्सा भी शांत हो गया और वह घुटनों के बल बैठ गया। उसके दिल में नाराजगी का जो भी अंश था वो पूरी तरह से गायब हो गया था। श्रीकांत, यह तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से उठो और अपने बेटे को ये औषधीय गोली दो, अभय आहूजा ने कहा। श्रीकांत खड़ा हो गया और अभय से स्वर्ण क्षति गोली लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। श्रीकांत, अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो 8वें स्तर की सुवर्ण क्षति गोली तो क्या, 7वें स्तर की सुवर्ण क्षति गोली भी तुम्हारे बेटे का उपचार करने में असमर्थ होगी। अगर तुम्हारे पास अस्थिचक्र गोली हो तो तुम्हारा बेटा ठीक हो सकता है, लेकिन अस्थिचक्र गोलियां बहुत समय पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। आज के समय शायद ही ऐसा कोई वैद्य मौजूद है जो इस गोली को बना सकता हो, आचार्य सूर्यकांत ने अचानक से कहा। श्रीकांत का बढ़ाया हुआ हाथ बीच हवा में ही रुक गया और उसके दिल में जो आशा थी वो बेरहमी से टूट गई। फिर भी तुम्हारे बेटे को इस सुवर्ण क्षति गोली का सेवन करने दो, क्या पता उसकी हालत में कुछ सुधार आ जाए, अभय ने श्रीकांत का हौसला बढ़ाते हुए कहा। कुल प्रमुख, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आचार्य सूर्यकांत की क्षमता पर पूरा भरोसा है। अगर इनका कहना है कि इस गोली का मेरे बेटे पर कोई असर नहीं होगा तो मैं भी यही चाहूंगा कि मेरे बेटे पर इस बहुमूल्य औषधीय गोली को बर्बाद ना किया जाए। श्रीकांत ने अपना सिर निराशा में हिलाया। अभी मैं बस उस व्यक्ति का पता लगाना चाहता हूं जिसने मेरे बेटे की यह हालत की है। जब तक मैं उस व्यक्ति को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। गहरी सांस लेते हुए श्रीकांत ने अभय से कहा। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। श्रीकांत, तुम चिंता मत करो, पूरा आहूजा परिवार उस व्यक्ति को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, अभय आहूजा ने कठोर स्वर में कहा।
धन्यवाद कुल प्रमुख। वहीं दूसरी ओर मिश्रा परिवार के महल में सभी मिश्रा परिवार के सदस्यों को यह खबर मिल चुकी थी कि अगले महीने मिश्रा परिवार का प्रतिभाशाली योद्धा अभिजीत और 9वें एल्डर का बेटा आकर्ष अखाड़े में मुकाबला करने वाले हैं। यहां तक कि अमन को अभिजीत के जीतने पर इतना भरोसा था कि वो मिश्रा परिवार के कुल प्रमुख वर्धन सिंह और पहले एल्डर को भी निमंत्रण देकर आ गया था। वो चाहता था कि सभी उसके बेटे को जीतते हुए और आकर्ष को हारते हुए देखे। इस तरह उसे दोगुनी खुशी मिल रही थी। इस मुकाबले से न सिर्फ रवि का बदला पूरा हो रहा था, बल्कि वो भी रेवती से अपनी हार का बदला ले पा रहा था। इस खबर से मिश्रा परिवार के सभी सदस्यों में एक सनसनी फैल गई थी। जिस समय आकर्ष ने रवि को घायल किया था, मैं उसी समय समझ चुका था कि 7वें एल्डर अमन और अभिजीत आकर्ष को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। वो आकर्ष से इसका बदला लेंगे। और देखो, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अभिजीत शारीरिक मंडल के 4थे स्तर का योद्धा है, पर अपने भाई के लिए वो आकर्ष से भी मुकाबला करने को तैयार है, जो कि शारीरिक मंडल के पहले स्तर का योद्धा है। इस कारण शायद सब अभिजीत का मजाक उड़ाएंगे, पर उसके लिए उसकी इज्जत से भी ज्यादा जरूरी उसका भाई है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि आकर्ष ने अभिजीत की चुनौती स्वीकार क्यों की। उसे भी पता है कि वो अभिजीत से नहीं जीत सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब रवि ने पिछली बार उसे पीटा था तो उसके दिमाग में चोट लग गई हो। अभिजीत आसानी से आकर्ष को नहीं जाने देगा। वो भले ही उसे जान से ना मार पाए, पर उसे हमेशा के लिए अपंग तो जरूर बना देगा। आकर्ष से किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वैसे यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि उन दोनों की ताकत का अंतर कुछ ऐसा था जैसे धरती से आसमान का। उनमें से एक इतना प्रतिभाशाली था कि उसने 16 वर्ष की उम्र में ही शारीरिक मंडल के 4थे स्तर में प्रवेश कर लिया था, तो दूसरा इतना कमजोर कि अभी तक केवल शारीरिक मंडल के पहले स्तर में ही प्रवेश कर पाया था। हालांकि आकर्ष का पतन पंच दूसरे स्तर के योद्धा रवि को हराने में सफल हो गया था, पर अभिजीत की बात अलग थी। रवि और अभिजीत भाई जरूर थे, लेकिन उन दोनों की ताकत समान स्तर पर नहीं थी। सभी आकर्ष और अभिजीत के मुकाबले के बारे में बातें कर रहे थे, पर उनकी बातों का मुख्य विषय आकर्ष इस समय गायब था। अपने दाहिने हाथ की मध्य उंगली पर मौजूद अंगूठी को देखते हुए आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लक्ष्य की यादों की मदद से उसने इस अंगूठी का निर्माण किया था, जो कि शिलालेख तकनीक पर आधारित थी। अभिजीत, अब तुम बस हमारे मुकाबले का इंतजार करो। जब समय आएगा तब मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगा जिसे तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। आकर्ष के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। मालिक, आपका नहाने का पानी तैयार है, दिया ने शयन कक्ष में आकर आकर्ष से कहा। दिया, तुम थक गई होगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो। आकर्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दिया के माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। आकर्ष के चेहरे से वो शैतानी भाव अब गायब हो चुके थे। उसने हल्का मुस्कुराते हुए दिया से कहा, दिया, अब से तुम्हें यह सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूं। वैसे भी तुम मेरी दासी नहीं हो। मालिक, आप मेरी चिंता न करें। आपके दिए उस दिव्य जल से नहाने के बाद मेरा शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। मैं ये सब काम आसानी से कर सकती हूं। दिया ने अपने छोटे हाथों को आकर्ष की ओर करते हुए कहा। आकर्ष को अपने लिए फिक्र करता देख उसे एक अलग ही खुशी मिल रही थी। लगता है हमारी दिया जल्दी ही योद्धा बन पाएगी। उस दिव्य जल ने तुम्हारे शरीर को पहले से ज्यादा मजबूत और फुर्तीला बना दिया है। तुम्हें बस थोड़ा युद्ध कला के बारे में जानने की जरूरत है और तुम एक योद्धा बन पाओगी। आकर्ष ने दिया के हाथों को पकड़ते हुए कहा। मालिक, मैं जानती हूं कि आप मेरी फिक्र करते हो। मिश्रा परिवार एक शक्तिशाली परिवार है और इसके भी कुछ नियम होंगे। युद्ध कला किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, इसलिए आप मेरी इतनी फिक्र मत करें। मुझे योद्धा नहीं बनना। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं हमेशा आपकी और बड़ी मालकिन के साथ रह सकूं। दिया ने समझदारी से कहा। दिया, अगर मैं तुम्हें कोई युद्ध कला देना चाहूंगा तो वो मेरी खुद की युद्ध कला होगी, ना कि मिश्रा परिवार की। अभी के लिए तुम जा सकती हो। मैं आज शाम को तुम्हारे कमरे में आऊंगा। दिया, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा एकदम से इतना लाल क्यों हो गया है? आकर्ष ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा। दिया ने कोई जवाब नहीं दिया और भागकर कमरे से बाहर चली गई।
दिया को कौन सी युद्ध कला सिखाने वाला था आकर्ष? क्या होगा जब आकर्ष और अभिजीत आएंगे आमने सामने? क्या वो अभिजीत को हरा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहे मार्शल एम्परर, सिर्फ और सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। आकर्ष इस समय पानी के कुंड में बैठकर सर्प शक्ति का अभ्यास कर रहा था। उसकी ऊर्जा के कारण कुंड का पानी उसके चारों ओर घूम रहा था, मानो कोई पानी का बवंडर हो। कुंड के इस पानी में आकर्ष ने सप्त शारीरिक दिव्य जल भी मिलाया था, इसलिए जैसे जैसे वो पानी उसके शरीर में समा रहा था, उसकी ताकत भी लगातार बढ़ रही थी। उसके शरीर में मौजूद मांसपेशियां हर गुजरते समय के साथ मजबूत हो रही थीं। जब कुंड में मौजूद सारा दिव्य जल आकर्ष के शरीर में समा गया, तब आकर्ष ने अपनी आंखें खोली। लगता है दूसरे स्तर में प्रवेश करना इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। इतना कहकर आकर्ष ने अपने शरीर की जांच की। उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था, जैसे पत्थर का बना हो। वो अपने शरीर में मौजूद शक्ति को महसूस कर पा रहा था। अगर मैंने जल्दी से शारीरिक मंडल के तीसरे स्तर में प्रवेश नहीं किया तो मैं अभिजीत से हार जाऊंगा। उसे हराने के लिए मुझे कम से कम तीसरे स्तर में तो प्रवेश करना ही पड़ेगा, वरना मैं शिलालेख तकनीक से बनी इस अंगूठी के होते हुए भी अभिजीत से हार जाऊंगा। अभिजीत शारीरिक मंडल के चौथे स्तर का योद्धा था। इस कारण वो आकर्ष से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। इसके अलावा चौथे स्तर में प्रवेश करने के कारण उसका शरीर भी काफी मजबूत था, यानी अगर वो अपने कमजोर शरीर के साथ उस पर छुपकर वार भी करता है तो भी वो उसे नहीं हरा सकता। अब आकर्ष के पास केवल एक रास्ता था जिससे वो अभिजीत को हरा सकता था, और वो रास्ता था अपने आप को अभिजीत के जितना मजबूत बनाना। अगर आकर्ष इस महीने के अंत तक तीसरे स्तर में प्रवेश नहीं करता है तो चाहे अभिजीत उसके सामने पंचिंग बैग की तरह ही क्यों ना खड़ा हो, वो उसे नहीं हरा सकता। यह बिल्कुल ऐसा ही था जैसे एक बच्चे से एक आदमी का मुकाबला करवाया जाए। बच्चा कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो एक आदमी को नहीं हरा सकता था। यदि एक आदमी अपने दुश्मन के कवच को भेद कर उसे घायल नहीं कर सकता तो उसकी ताकत का क्या फायदा? अरे नहीं, मुझे दिया से मिलने भी जाना था। आकर्ष को अचानक से याद आया कि उसे दिया से मिलने भी जाना था, इसलिए वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला और दिया के कमरे की ओर जाने लगा। वो सोचने लगा कि वो दिया को कौन सी युद्ध कला सिखाए, क्योंकि उसके पास कोई सामान्य युद्ध कला नहीं थी। उसके पास मौजूद सारी युद्ध कलाएं लक्ष्य की थी, जिसे केवल अनंत मंडल के योद्धा सीख सकते थे। उसके पास ऐसी युद्ध कलाएं बहुत ही कम थीं जिसका अभ्यास शुरुआती स्तर के योद्धा कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि आकर्ष दिया को अनंत मंडल की युद्ध कला सिखाना नहीं चाहता था, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अनंत मंडल की युद्ध कला बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमयी थी। उनका अभ्यास करना तो दूर, उन्हें समझना भी बहुत मुश्किल था। शायद यह तकनीक दिया के लिए सही रहेगी, पर इसका नाम बहुत ही ज्यादा कठिन है। क्यों ना मैं खुद ही इसको नया नाम दे दूं। ठीक है, अब से मैं इस कला को बर्फीली तलवार कहूंगा, आकर्ष ने अपने आप से ही कहा। बर्फीली तलवार का वास्तविक नाम शीत खड्ग था, पर क्योंकि आकर्ष इस दुनिया में अपनी पहचान सभी से छुपाना चाहता था, इसलिए उसने इस युद्ध कला का नाम बदल दिया। बर्फीली तलवार नामक यह युद्ध कला लक्ष्य को अपने पहले जीवन के दौरान एक अनंत मंडल के योद्धा से मिली थी। इसके अलावा वो योद्धा भी एक महिला थी। इस कारण आकर्ष को यह युद्ध कला दिया के लिए ज्यादा सही लगी। चाहे धरती की बात हो या इस दुनिया के जिसमें आकर्ष अभी था, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर थीं। यह एक ऐसा तथ्य था जिसे कोई भी नकार नहीं सकता था। इसके अलावा अगर सोमाली महाद्वीप में कोई महिला ताकतवर बनना चाहती थी और अपने आप को साबित करना चाहती थी तो उसे पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। इस कारण आकर्ष उस महिला के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था जिसने लक्ष्य के पहले जीवन के दौरान अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाया था कि न सिर्फ उसने अनंत मंडल में प्रवेश किया, बल्कि बर्फीली तलवार जैसी ताकतवर युद्ध कला का भी निर्माण किया। अच्छा हुआ मेरे पास लक्ष्य की यादें हैं, वरना मेरा क्या होता। और जहां तक बात है दिया की, तो उसके लिए बर्फीली तलवार ही सही है। यही सब सोचते हुए वो दिया के कमरे के बाहर पहुंच गया। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक लड़की की आवाज आकर्ष को सुनाई दी। मालिक, आप यहां? दिया ने जब आकर्ष को अपने सामने देखा तो उसका चेहरा हल्का लाल होने लगा।
वो आकर्ष से अपनी नजरें छुपाने लगी। आकर्ष ने दिया से कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। दिया, मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें कौन सी युद्ध कला दूंगा, पर पहले तुम्हें शारीरिक मंडल के बारे में जानना होगा। इसके अलावा जो युद्ध कला मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें उसे भी अच्छे से समझना होगा और उसका अभ्यास करना होगा। आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए दिया से कहा, जो अभी भी उससे अपनी नजरें छुपा रही थी। वैसे इसमें दिया की भी कोई गलती नहीं थी। आकर्ष ने दिया से जो शब्द पहले कहे थे, उसका दिया ने अलग मतलब निकाल लिया था। आकर्ष की बात सुनकर दिया ने हल्के से अपना सिर सहमति में हिलाया। अब जाकर उसे समझ आया था कि आकर्ष ने पहले उसे जो कुछ भी कहा था, उसका क्या मतलब था। दिया वास्तव में एक बुद्धिमान लड़की थी। अब आकर्ष ने दिया को बर्फीली तलवार के बारे में बताना शुरू किया। दिया के लिए यह युद्ध कला बिल्कुल नई थी, इस कारण उसे युद्ध कला समझने और अभ्यास करने में समस्या आने लगी। असल में आकर्ष ने युद्ध कला का नाम जरूर बदल दिया था, पर जिस प्राचीन भाषा में यह युद्ध कला आकर्ष को याद थी, उसे सिर्फ वो ही समझ सकता था। मालिक, मैंने इस युद्ध कला को याद जरूर कर लिया है, पर इसका अभ्यास कैसे करना है, उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस युद्ध कला में बताए चक्र हमारे शरीर में कहां पर स्थित है? दिया ने आकर्ष की ओर उत्सुकता से देखते हुए पूछा। माफ करना, मैं जल्दबाजी में तुम्हें चक्रों के बारे में बताना तो भूल ही गया। आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। मालिक, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? दिया ने अपना चेहरा छुपाते हुए आकर्ष से कहा। वैसे वो सच में एक योद्धा बनना चाहती थी, ताकि हमेशा आकर्ष के साथ रह सके और उसकी मदद कर सके। उसके लिए आकर्ष ही उसका सब कुछ था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद इस समय वो भी जिंदा नहीं होती। कुछ सोचने के बाद आकर्ष ने दिया को अपने सामने बैठने को कहा। अब उसने दिया के पेट की ओर इशारा करते हुए पहले चक्र के बारे में बताना शुरू किया। वास्तव में यह चक्र कोई शारीरिक संरचना नहीं थे। ये कुछ ऐसे विशेष बिंदु थे जो सिर्फ योद्धा बनने वाले लोगों के शरीर पर मौजूद होते थे, जैसे एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में एक्यूपंक्चर होते हैं। और इन बिंदुओं को चक्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनसे जो ऊर्जा बनती थी वो पूरे शरीर में प्रवाहित होती थी, जिससे एक योद्धा एक के बाद एक मंडल में प्रवेश करके ताकतवर बनता जाता था। अब आकर्ष ने दिया के नाभि की ओर इशारा करते हुए दूसरे चक्र के बारे में बताना शुरू किया। जहां एक तरफ आकर्ष दिया को चक्रों के बारे में बता रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। इस समय तक उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। आकर्ष उसके बहुत करीब बैठा था, और क्योंकि वो मन ही मन में आकर्ष को पसंद भी करती थी, इस कारण वो अपना ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर पा रही थी। आकर्ष को पहले तो समझ नहीं आया कि दिया को क्या हुआ है, पर जैसे ही उसे पता चला तो वो दिया से थोड़ा दूर हो गया और पूछा, दिया, क्या अब तुम्हें युद्ध कला याद हो गई है? क्या तुम इसका अभ्यास कर सकती हो? हाँ, मैं अब इसका अभ्यास कर सकती हूं। दिया का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया था। उसकी आवाज हल्की हल्की कांप रही थी, क्योंकि वह बेहद शर्म महसूस कर रही थी। आकर्ष ने बिना किसी देरी के बाकी चक्रों के बारे में बताना शुरू किया। जैसे जैसे आकर्ष का हाथ चक्रों के बारे में बताते हुए दिया के नाभि से होकर ऊपर की ओर जा रहा था, वैसे वैसे दिया और भी ज्यादा शर्म से लाल हो रही थी। हालांकि दिया की उम्र मात्र 15 वर्ष ही थी, पर सोमाली महाद्वीप में इसे विवाह योग्य उम्र माना जाता था। आकर्ष अपने पहले जीवन में बहुत सी महिलाओं से मिला था, पर दिया की बात कुछ अलग थी। वैसे इस दुनिया में 15 वर्ष शादी की उम्र थी, लेकिन आकर्ष एक कमांडो था और उसकी दुनिया में यह उम्र शादी लायक नहीं थी। आकर्ष सब कुछ कर सकता था, पर उसके भी कुछ नियम थे जिन्हें वो किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकता था। पर साथ में वो यह भी जानता था कि दिया उसे सच में पसंद करती है। ये कोई आकर्षण नहीं था। वो उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। इस दुनिया में रहते हुए और लक्ष्य की यादों से उसे यह भी समझ आ चुका था कि यह दुनिया जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं। अगर किसी दिन उसके किसी दुश्मन ने दिया को कुछ भी कर दिया तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने दिया से इस बारे में बात ना करना ही ठीक समझा। आखिरकार दिया के लिए धोखे, षड्यंत्र जैसी चीजें नहीं थीं। दिया, तुम चाहो तो थोड़ा आराम कर सकती हो, आकर्ष ने दिया से कहा,
जो अपने चक्रों को सक्रिय करते हुए पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। मालिक, चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं, दिया ने निडरता से कहा। दिया का जवाब सुनकर आकर्ष ने अगले चक्र को सक्रिय करने के बारे में बताना शुरू किया, पर दिया ने जैसे ही चक्र को शुरू करना चाहा तो उसे अचानक से कमजोरी महसूस होने लगी। वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और आकर्ष के बांहों में गिर गई। इससे पहले कि आकर्ष कुछ समझ पाता, दिया उसके ठीक सामने थी। वह उसके इतने करीब थी कि वो उसकी सांसों की आवाज को भी साफ सुन पा रहा था। इस समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो दिया का फायदा उठाने का सोचता, पर आकर्ष बाकी सबसे अलग था। वो अपने नियमों को नहीं तोड़ सकता था। आकर्ष को शुरू में तो कुछ महसूस नहीं हुआ, पर कुछ देर बाद अचानक उसके शरीर में तेज दर्द होने लगा। दरअसल दिया ने जिस युद्ध कला का अभ्यास अभी किया था, वो उसकी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। इसीलिए अब वो ऊर्जा उसके शरीर से होते हुए आकर्ष के शरीर में प्रवेश कर रही थी। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि आकर्ष के पूरे शरीर में दर्द होने लगा था। मालिक, क्या आप ठीक हैं? दिया ने कांपते हुए स्वर में आकर्ष से पूछा। आकर्ष को बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर उसने इस बारे में दिया को कुछ भी नहीं बताया। उसने धीरे से दिया से कहा, दिया, तुम बाकी के चक्रों के बारे में मेरी मां से पूछ लेना, मुझे अभी जाना होगा। आकर्ष ने दिया से कुछ भी नहीं कहा था, पर अब तक दिया भी समझ चुकी थी कि आकर्ष की हालत ठीक नहीं है। इससे पहले कि दिया आकर्ष से कुछ कहे, आकर्ष तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। आकर्ष भी समझ चुका था कि अगर वो ज्यादा देर दिया के कमरे में रहा तो लोग दिया के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे, जो कि आकर्ष को स्वीकार नहीं था। दिया इस समय मात्र 15 साल की थी। अगर उसे ऐसे अपमान का सामना करना पड़ा तो वो अपने आप को खत्म कर लेगी। आकर्ष, तुम इस समय दिया के कमरे से बाहर कैसे आ रहे हो? आकर्ष, जो अभी अभी दिया के कमरे से बाहर निकला था, कमरे के बाहर खड़ी रेवती से जा टकराया। अपनी मां को सामने देख आकर्ष थोड़ा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या जवाब दे। मां, मुझे कुछ काम करने हैं, मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूं, आकर्ष ने जल्दी से अपने कमरे में जाते हुए रेवती से कहा। रेवती ने जब आकर्ष को घबराया देखा तो वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। वो खुद एक अनुभवी महिला थी, पर साथ में उसे आकर्ष का वो चेहरा याद कर हंसी भी आ रही थी। कुछ देर बाद रेवती ने दिया के कमरे में प्रवेश किया, जिसका दरवाजा अभी भी खुला था। दिया, तुम? रेवती ने कमरे में आते ही दिया की ओर देखा, जो अपने बिस्तर पर बैठी थी। दिया की हालत देख एक पल के लिए रेवती को भी कुछ शक हुआ, क्योंकि दिया की ऊर्जा पहले की तुलना में बढ़ चुकी थी। मालकिन, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी ही है। मालिक मुझे बस चक्रों के बारे में बता रहे थे, पर मेरी ऊर्जा के एकदम से बढ़ने के कारण मालिक को बाहर जाना पड़ा। दिया ने जल्दी से रेवती की गलतफहमी दूर करते हुए कहा। चक्रों के बारे में? दिया की बात सुनकर रेवती का मुस्कुराता चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। जहां तक उसे याद था, आकर्ष ने कभी भी चक्रों का अध्ययन नहीं किया था। फिर उसे चक्रों के बारे में जानकारी कैसे मिली? क्या इसके बारे में भी उस बूढ़े व्यक्ति ने ही आकर्ष को बताया होगा? अब क्या होगा आगे, जब रेवती आकर्ष से पूछेंगी इस सब के बारे में? क्या जवाब देगा आकर्ष? जानने के लिए सुनते रहे मार्शल एम्परर, सिर्फ और सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर।